अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर होगा। सेकेंडरी केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड के ऊपर पहले से कुछ चीजें जॉट डाउन कर दी हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमारी बुक दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरू के जो 5 चैप्टर्स हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और बकाया चैप्टर जो 6 से 11 तक हैं वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आज जो है हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये तमाम टॉपिक्स पहले चैप्टर में है हमारे पास। ठीक है, अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो बुक के अंदर भी अगर आप इंडेक्स देखें तो इंडेक्स में ये टॉपिक्स आपको गिवन होंगे। यानी अगर ये कुछ टॉपिक्स 6 to 7 टॉपिक्स है हमारे पास, अगर हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप बच्चे ये चैप्टर सही से समझ लेते हैं, खास तौर पे इनके जो लास्ट 4 टॉपिक्स हैं, अगर इन 4 टॉपिक्स को आप सही से समझ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं जिससे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वो तमाम तर जो है ब्लॉक्स को कवर कर रहा होता है। यानी इसमें हमें जनरल बातें जो भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक की हैं वो हमें इस चैप्टर के जरिए पता चलती हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारी है, अच्छा लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी हमारी जो सेकंड क्लास थी केमिस्ट्री की, उसमें मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके दिखाया था, जिसमें मैंने आपको इंडिविजुअल बताया था कि एस ब्लॉक फर्स्ट 2 जो ग्रुप होते हैं हमारे पास 1A एंड 2A वो एस ब्लॉक होता है। इस तरफ वाले जो 6 ग्रुप होते हैं हमारे पास वो पी ब्लॉक होते हैं। फिर एस और टी के बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक है और आखिर में जो लास्ट नीचे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज होती है वो हमारे पास एफ ब्लॉक होता है। इस तरह मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके बताई थी और होपफुली वो लेक्चर सबको समझ में आया और जल्द से जल्द वो लेक्चर इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा ताकि जो बच्चे ने मिस किया है वो उस लेक्चर से फायदा उठा सके। ठीक है, लेकिन जो लास्ट टाइम लेक्चर दिया था उसका अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उससे लिंक नहीं है, वो जस्ट एक बेसिक्स लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था जिससे आपको काफी कुछ चीजें पता चल जाती है पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, आज का लेक्चर बिल्कुल न्यू लेक्चर है। ठीक है, जो न्यू कवर्स है वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। हम पढ़ने जाएंगे पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री। आज का चैप्टर जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें हमें ये पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल जो वजूद में आया, जो जिस तरह आज आपकी बुक्स के अंदर पीरियोडिक टेबल आपके सामने टेबुलर फॉर्म में है, वो इनिशियल किस तरह जनरेट हुआ और किस तरह किन किन साइंटिस्ट ने, किन किन केमिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये आप तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सूरत में पहुंचा। तो देखिए इसके 4 से 5 स्टेप हैं। सबसे पहले डुबिनियस ट्रेड आया और उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, देन लोथर-मेयर्स क्लासिफिकेशन, देन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ और आखिर में मेंडलीव के लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के तहत जो पीरियोडिक टेबल बना है वो हम स्टडी कर रहे होते हैं और वो हमारी केमिस्ट्री की बुक में जिसको हम फाइनली फोकस कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टेप से गुजरकर हमारे पास पीरियोडिक टेबल आया है सामने। तो हम एक एक टॉपिक को इंडिविजुअल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लास के शुरू होने से पहले हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता दूं कि कौन सा टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ डोबिनियस ट्रेड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये अक्सर पूछा जाता है शॉर्ट के अंदर सिर्फ डेफिनेशन। ठीक है, यानी अगर ये पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स को, ये 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स अगर ये आया तो डेफिनेशन के साथ आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, डेफिनेशन के साथ जब भी देखें कभी कोई लॉ आपको डिफाइन करने को बोला जाए तो लॉ के साथ हमेशा उसकी एग्जांपल दें अगर अवेलेबल है। अगर सूटेबल एग्जांपल मौजूद है बुक के अंदर आपको आती है तो आप उसको लाजमी दें, क्योंकि जब भी अगर डुबिनियस ट्रेड फॉर एग्जांपल एग्जाम में आता है और 1 नंबर दिया जाता है उसका, तो 1 नंबर में उसके स्टेटमेंट और उसकी एक एग्जांपल लाजमी आपको देनी होगी। अगर एग्जांपल नहीं देंगे आप तो हो सकता है एग्जामिनर जो है मार्क्स आपके काट दे। बाद में बच्चे ऐसा करते हैं एग्जांपल सही देते हैं लेकिन स्टेटमेंट गलत लिखते हैं, गलत हो जाती है उनकी स्टेटमेंट या उन्हें याद नहीं रहती स्टेटमेंट, तो उनका पूरा 1 मार्क्स वेस्ट हो जाता है। क्योंकि एग्जांपल याद करना और स्टेटमेंट गलत लिख के आना इसका मतलब है कि आपको लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 टॉपिक 1-1 मार्क्स के आते हैं बोर्ड के अंदर। हर 1 साल, 1.5 साल, हर 1 साल 2 साल बाद जरूर ये टॉपिक रिपीट होते हैं। शॉर्ट में आते हैं टॉपिक इनऑर्गेनिक के पार्ट में। ठीक है, सेक्शन बी में हमारे 2 हिस्से थे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक के अंदर हमारा डुबिनियस इसकी डेफिनेशन आती है। अच्छा, लोथर-मेयर्स क्लासिफिकेशन इसकी एग्जांपल नहीं है क्योंकि इसका पूरा प्लॉट है, इसका पूरा ग्राफ है, ग्राफ बनाने को नहीं आता। ठीक है, कभी कभार मतलब मैं कहूं कि अगर इसके 80% चांस है तो उसके अगर 20 से 10% चांस है अगर बोर्ड एग्जामिनर ये पूछ ले सवाल लोथर-मेयर का। सिर्फ इसकी स्टेटमेंट है और एक कर्व के थ्रू बताना होता है कि लोथर-मेयर ने क्या
अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एज कम्पेयर टू, ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगर यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, यानी लास्ट के जो 4 टॉपिक है, लास्ट के 4 टॉपिक में जो लास्ट आप 2 टॉपिक देख रहे हैं, ये लॉन्ग का पार्ट है, यानी लॉन्ग में आते हैं, और लॉन्ग का सवाल आपका तकरीबन बनता है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। मैंने आपको समझाया था लॉन्ग में आपको 2 सवाल करने होते हैं, एक इनऑर्गेनिक में से और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, ठीक है। इनऑर्गेनिक में से जो एक सवाल आप चुनेंगे उसके 3 पार्ट होंगे, ए, बी एंड सी, और वो होगा 14 मार्क्स का सवाल। 14 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था 5, 5 और 4 मार्क्स के अंदर। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल लॉन्ग में ये आया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो ये 5 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का आएगा। इसी तरीके से ये भी अगर आया तो 5 या 4 मार्क्स का आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 to 4 मार्क्स पे ये आ सकता है, 5 to 4 मार्क्स पे ये आ सकता है, ठीक है। दोनों टॉपिक लॉन्ग के टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इनकी बात करें, मैनलीफ लॉ, पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो ये दोनों टॉपिक शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। अगर शॉर्ट में आए तो 4 मार्क्स के आएंगे, अगर लॉन्ग में आए तो भी 4 और 5 दोनों मार्क्स के आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है मैनलीफ लॉ पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हमारे पास जो चीज आती है वो ये आता है कि बताएं मैनलीफ में क्या डेफिशिएंसीज थी, क्या उसमें खराबियां थी, क्या उसमें डिसएडवांटेज थे मैनलीफ के, कि उसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने ओवरकम किया और कैसे किया। ये सवाल आता है बाजूगर लॉ में या शॉर्ट में आता है, बाजूगर आता है कि जस्ट आप बताएं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो कोई भी सवाल है आप उसको आपको आने चाहिए सवाल, जो कि आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी। तो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर, यानी आज आपकी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास है, और उसके अंदर मैंने आपको पूरे चैप्टर का ब्रेकडाउन बता दिया कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, हर टॉपिक की बोर्ड एग्जामिनेशन में कितनी वैल्यू है, ठीक है, किस हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं, सब आपको गाइड कर दिया मैंने। अब मैं चल रहा हूँ स्टार्ट में, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, और पहला टॉपिक जो हमारा है वो है डोबिनियस ट्रेड, ठीक है। आइए डोबिनियस ट्रेड को डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहला टॉपिक मैं यहां लिखने जा रहा हूं, नंबर 1 टॉपिक विच इज डोबिनियस ट्रेड। ये टॉपिक पढ़ा है आपको। ट्रेड से एक चीज ध्यान में आती है, ट्रेड स्टैंड फॉर 3 प्राइस। किसी भी 3 चीजों के ट्रेंड को हम ट्रेड कहते हैं, जिसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हो, 3 टर्म्स हो, 3 एलिमेंट्स हो, कोई भी किसी भी 3 थिंग्स का जो ट्रेंड होता है उसे हम ट्रेड का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे आपने 9 मैट्रिक में सुना होगा डुप्लेट और ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 थिंग्स, डुप्लेट मींस 2 थिंग्स, सो ट्रेड का मतलब होता है 3 थिंग्स, ठीक है। जब भी किसी 3 चीजों की बात होगी तो हम उसके क्या कहते हैं उसको, उसे ट्रेड कहेंगे। यहाँ पर डोबिनियस एक साइंटिस्ट है, ठीक है, केमिस्ट कह लें, केमिस्ट है, और आप अगर अपनी बुक पे जाएं तो बुक में सबसे पहला टॉपिक इसका है, आप सेकेंडरी बुक सबके पास होगी, उसमें पहला टॉपिक 1.2 डोबिनियस ट्रेड का है, ठीक है। 1829 में इसने डिस्कवर किया अपना ट्रेड, और ट्रेड में ये कहा उसने, जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी काफी, जब उसके टाइम तक यानी 1829 तक जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है, जाहिर सी बात है अभी जो पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं वो इनके टाइम तक डिस्कवर तमाम एलिमेंट नहीं हुए थे, लेकिन जितने एलिमेंट डोबिनियस के टाइम तक डिस्कवर हुए थे उनकी मुनासिबत से उस डोबिनियन ने एक ट्रेड बनाया, और ट्रेड में उसने ये कहा कि वो 3 एलिमेंट जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है, उनको अरेंज करने का तरीका बताया, ठीक है, जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती है या सिमिलर है, वो उसने ट्रेड बनाया। और ट्रेड के बारे में उसने ये कहा कि किसी भी ट्रेड मींस 3 थिंग्स, किसी भी ट्रेड के अंदर जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा बकाया दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के। इसका मतलब ये हुआ, मैं एग्जांपल समझाऊंगा, पहले आपने इसकी याद करनी है स्टेटमेंट, और मैं आपको बुक में बता दूंगा कि इसकी स्टेटमेंट कहां से कहां तक आपने याद करनी है। देन आप लिखेंगे इसकी एग्जांपल। एग्जाम्पल में हमारे पास जो बुक में दी गई है 3 एग्जाम्पल दी गई है, लेकिन मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, ठीक है। उस एक एग्जाम्पल में मैं जो डिस्कस करने लगा हूं वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की एग्जाम्पल, ठीक है। एलिमेंट्स को जो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया एग्जाम्पल में वो है हमारे पास, जो मैं ट्रेड ले रहा हूं वो ले रहा हूं
मैं सिर्फ सिंबल लिख रहा हूं, मैं जगह कम है हमारे पास बोर्ड के ऊपर, तो मैं सिर्फ सिंबल लिख रहा हूं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, लेकिन अभी आपको पता है, चूंकि आपके हाथों में आपकी बुक्स में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो आप अंडरस्टूड है आपके लिए कि सर ये लिथियम, पोटेशियम और सोडियम तो एक ही ग्रुप में आते हैं, तो जाहिर सी बात उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। लेकिन उस वक्त जब डोबिनियन साहब ने ये ग्रेड दिया था, उनका ये रूल आया था, ये स्टेटमेंट निकाली थी उन्होंने, तब इस किस्म के कोई पीरियोडिक टेबल और कोई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारे पास नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, उनकी मुनासिबत से डोबिनियन ने अपना ट्रेड निकाला था। उसने कहा था कि जो जो तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप डिस्कवर हो चुके हैं, उसमें अगर मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास, इन तीन में मिडिल एलिमेंट कौन है? सोडियम। तो उन्होंने कहा कि अगर मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, तो उन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल सिमिलर होंगी। अब इस बात को कैसे कैलकुलेट किया जाए? बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि सर आप कह क्या रही है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है और मिडिल एलिमेंट एंड फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले बात समझिए, इसमें मिडिल एलिमेंट कौन है? मिडिल एलिमेंट है सोडियम। तो उसने कहा मिडिल एलिमेंट का जो मास है वो किसके बराबर होना चाहिए? फर्स्ट एंड लास्ट। लास्ट कौन होगा? थ्री चीज है, थ्री थिंग्स है हमारे पास, थ्री का मतलब होता है थ्री। थ्री के अंदर मिडिल एलिमेंट में सोडियम कह रहा हूं, तो फर्स्ट एंड लास्ट कौन होंगे? फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। अंडरस्टूड सी बात है। तो मैं कह रहा हूं कि बल्कि डुबिनियन ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मासेस, अब मासेस आपको पता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप लोग फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस याद करके आइएगा। ठीक है, और होपफुली आपने की भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखी होगी आपने। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि सेकंड के स्टूडेंट है, फर्स्ट के स्टूडेंट, 9 मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं है आप लोग, तो सेकंड के स्टूडेंट को फर्स्ट 20 एलिमेंट के मास लाजमी याद होने चाहिए। ठीक है, तो जरा जल्दी से मुझे मासेस बता दीजिए। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर मासेस लिख रहा हूं। आपके पास लिथियम का मास कितना होगा? एक देखिए एटॉमिक नंबर जो कि लिथियम का 3 होता है, 3 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम। लेकिन मैं एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे मास की बात कर रहा हूं। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 सोडियम का नंबर है। सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है, मैं नाम भी लिख देता हूं इनके कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एटॉमिक मास कहें, एटॉमिक वेट कहें, ठीक है। स्टेटमेंट में उन्होंने एटॉमिक मास का है, अगर आप गौर से देखें तो स्टेटमेंट आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगी। अगर आप गौर से देखें तो बुक आपके सामने होगी, और बुक में आप देखें पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 के ऊपर सबसे फर्स्ट पैराग्राफ की जो लास्ट 3 लाइंस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक दफा, आप सब अपनी बुक्स में देख लें। मैं रिपीट कर रहा हूं लाइंस, जो लास्ट 3 लाइंस है इसको आपने हाइलाइटर से हाईलाइट करना है, ये होगी स्टेटमेंट आपकी। ठीक है, मैं रीड आउट कर रहा हूं क्योंकि डिटेल ऑनलाइन क्लास में डिटेल नहीं करवाएंगे आपको, नोट्स आपको मिल जाएंगे और नोट्स आपके पास है, तो आप इंशाल्लाह इसको अच्छे से याद कर लेंगे। मैं रीड आउट कर रहा हूं, देखिए जरा। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, क्या कहा मैंने? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, यानी किसका मास? सोडियम का मास। सोडियम ये इसका मास। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन, देखिए क्या लिखा हुआ है, इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। अदर 2 एलिमेंट कौन से होंगे? फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डोबेनियस ट्रेड। अच्छा, पोटेशियम का मास कितना होता है? 39 होता है। ये हो गया एटॉमिक मासेस और ये हो गया आपके एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपने मालूम ये करना है कि ये 3 एलिमेंट तो साथ कर दिए, किसे? डोबिनियन ने कहा भाई ये मेरा ट्रेड है। आपने अगर इसको जस्टिफाई करना है कि आइदर इट इज अ ट्रेड ऑफ डोबिनियन और नॉट, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो आइए अरिथमेटिक मीन निकालना सिखाता हूं। वो बच्चे जिनको अरिथमेटिक मीन नहीं निकालना आता, वो जो यहाँ पे समझे पहले बात को, पहले मैं यहाँ पे रफली आपको बता दूंगा अरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं। क्योंकि हमारे पास क्लास में जो है वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुश्वारी होती है अरिथमेटिक मीन समझने में, निकालने में। लेकिन होपफुली हमारे पास जितने भी बच्चे हैं प्री मेडिकल के, वो सारे माशाल्लाह से जीनियस बच्चे हैं और अच्छे हैं माशाल्लाह पढ़ने में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अरिथमेटिक मीन मतलब ये होता है बेटा, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स हासिल किए हैं 100 में से 80 मार्क्स, एंड मैथमेटिक्स के सेकंड टेस्ट में आपने 100 आउट ऑफ 60 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो आपसे पूछा जाए इसका मीन क्या है, यानी एग्रीगेट क्या है, एवरेज क्या है, और मीन आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? दोनों टेस्ट के मार्क्स को प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टेस्ट कर देंगे। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे?
आप कहेंगे कि सर पहले टेस्ट में 80 मार्क्स आए थे, सेकंड टेस्ट में आपके पास 60 मार्क्स आते, दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अभी हमें किसका एवरेज निकालना है, किसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, एटॉमिक मासेस का। तो हमें क्या करना होगा, उसने कहा था कि डोबिनियन ने कहा था कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन लेना है आपने। तो आइए फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास प्लस लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास, कितने एटॉमिक मासेस हैं, 2, तो मैं डिवाइड कर क्या करूंगा 2। अब आप अपने कैलकुलेटर यूज करें और इसको डिवाइड करके देखें क्या बनेगा आपका, ये आएगा 39 प्लस 7 विच इज 46 एंड 46 डिवाइड बाय 2 विच इज 23। तो आप देखिए 23 आया। अब जरा जल्दी से स्टेटमेंट पढ़े डोबिनियन की, तो उसको रट्टा नहीं मारना, इसको बिल्कुल ही आपने टहल टहल के नहीं याद करना, समझ के याद करना है। वो पूछे आपसे व्हाट इज डोबिनियन ट्रेड, तो आप बता सकें भाई डोबिनियन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने 3 एलिमेंट के ट्रेड्स बनाए थे, और उसके मुताबिक अगर 3 एलिमेंट का एक ट्रेड है तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होगा, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होगा वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट या अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है तो आप कहेंगे पूछे चैट बॉक्स के थ्रू कि सर इसको एक बार समझा दें या रिपीट कर दें, या जो भी बात समझ में नहीं आई आप कहेंगे चैट बॉक्स में सवाल करें, अपना जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं वो। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी सिर्फ इतनी सी है कि डोबिनियन ने कहा था जितने भी ट्रेड को फॉलो कर रहा है, और आप बुक में देखें, बुक में आपके पास 3 ट्रेड दिए हैं उसने, एक है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, जो कि मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, एक है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, उसमें भी देखें तो आप 81 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बन रहा है मास, और आखिरी है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तीनों के अंदर जो देखें मिडिल एलिमेंट का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बराबर है अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। ठीक है, इतना सा उसने ट्रेड बताया और इसके आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। अगर बोर्ड में आ गया डोबिनियन का सवाल तो आपने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट लिखनी है जो मैंने आपको बताई है कि डोबिनियन ट्रेड स्टेट्स दैट the atomic mass of the middle element of a trade is approximately equal to the arithmetic mean of the other 2 elements. This is called the Dobinian trades. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को, क्लियर हो गई तो ओके मैं आगे चलता हूं। अदरवाइज अगर बच्चे को सवाल है तो वो अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है, तो उसको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात आप लोगों को? चले अब इसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, नाम में ही आंसर है इसका, और आपको अंदाजा हो गया होगा कि न्यूलैंड ने किस चीज का लॉ दिया था। ये सेकंड टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसका मतलब है साइंटिस्ट का नाम जो है वो न्यूलैंड है, और न्यूलैंड साइंटिस्ट आपके इंग्लिश केमिस्ट हैं एक, जिन्होंने 1864 से 1869 के दरमियान उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया अपना, और ये अपनी रिसर्च करके एक लॉ निकाला अपना। वो लोग क्या लॉ क्या है या आप डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, सवाल आया है कि सर अगर ये लॉ करेक्ट था या एक्यूरेट था तो किसी हद तक तो रिजेक्ट क्यों हुआ। देखिए रिजेक्ट बेटा नहीं हुआ, रिजेक्ट किसने कहा आपसे, मैंने तो नहीं कहा कि एक लॉ रिजेक्ट हुआ है। जो लॉ रिजेक्ट हुआ है उसमें कोई डिफिशिएंसीज है तो आपको जरूर बताएंगे। डोबिनियन ने सिर्फ ट्रेड दिया था, ट्रेड देने की वजह थी, और ट्रेड आज तक उसके सही है। अगर आप आज तक देखें तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अभी उसके अंदर 7 एलिमेंट है, आप देखें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, 7 एलिमेंट है। ठीक है, डोबिनियन के वक्त तक उस जमाने में, उस टाइम में सिर्फ 3 से 4 एलिमेंट डिस्कवर होते तो उसने ट्रेड पे काम किया। अगर उस वक्त तक डिस्कवरी 7 की हो जाती तो वो 7 एलिमेंट के बारे में कोई कमेंट करता, कोई लॉ पास करता। लेकिन उस वक्त तक जो डिस्कवरी हुई वो 3 एलिमेंट हुई। इसी तरह देखें आप, अगला ट्रेड उसका है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अभी भी आप देखें अगर पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आप फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आज तक एक ग्रुप में और एक साथ है। इसका मतलब है कि डोबिनियन ने जो बातें कही थी वो आज तक फॉलो हो रही है, उनकी प्रॉपर्टीज आज तक सिमिलर है। हर कोई मानता है हमारे पीरियोडिक लॉ में भी, पीरियोडिक टेबल के अंदर भी वो तीनों साथ है। इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
वो भी हमारे पास एक ही ग्रुप के अंदर है, सेकंड अल्कली अल्कलाइन मेटल्स में है और आदित्य में। तो तीनों ट्रेड उसके आज तक फॉलो हो रहे हैं, जो एग्जाम्पल बुक में वो आज तक फॉलो हो रही है। ठीक है, रिजेक्ट नहीं हुआ वो लॉ, ठीक है, फॉलो हुआ, लेकिन उसमें इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि अब हमारे पास एलिमेंट सिर्फ 9 बस नहीं, अब 109 से भी एलिमेंट्स बढ़ गए। इवन जो आपकी बुक है जिसको आप फॉलो करते हैं सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसमें जो एलिमेंट्स है उससे भी कई ज्यादा हो गए। अगर आप उर्दू बाजार जाते हैं, मैं अभी लास्ट क्लास में बताया बच्चों को, काफी बच्चों ने शायद खरीद भी लिया हो। सेकंड रेट के अंदर आपने क्या करना है, उर्दू बाजार जाकर 3 से 4 बड़े बड़े पीरियड टेबल जो कि रंगीन पीरियड टेबल होते हैं, कलरफुल, वो आपने परचेज करने। जब परचेज करेंगे तो आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि हमारी बुक में पीरियड टेबल जो है 105 तक या 107 तक मोस्टली खत्म हो जाता है, लेकिन जब वहां से खरीदेंगे तो आपको तो 112 तक जा रहा होगा या 113 तक जा रहा होगा पीरियड टेबल। इसका मतलब है कि आगे भी कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट लोगों ने दरियाफ्त किए, उसमें इंसर्ट किए पीरियड टेबल के अंदर। ठीक है, तो देखिए बेटा, डोबियर एक पुराना साइंटिस्ट था, उसके टाइम पे जो डिस्कवरीज हुई उसके मुताबिक उसने कहा वो बिल्कुल करेक्ट था, उसको हम आज तक मानते हैं, तभी हम पढ़ते भी हैं। लेकिन आगे कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके लॉ आए थे और वो नाकाम हो गए थे। ठीक है, हम पढ़ते जरूर है, चूंकि वो एक कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट का, और उसने केमिस्ट्री की फील्ड में उसने ये पीरियड टेबल की जो आगे सर्चिंग हुई, रिसर्च हुई, उसमें उसने अपना कंट्रीब्यूशन अदा किया है, उसको हम पढ़ते हैं। लेकिन उसका हम फ्लॉ भी पढ़ते हैं कि इस साइंटिस्ट का क्यों किसी भी रिसर्च में फ्लॉ आया। ठीक है, तो यहाँ पर डोबियर की जो मैंने बात की आपसे, उसमें कोई फ्लॉ नहीं आया, उसमें गलती नहीं है। हाँ ये है, उसमें डिस्कवरीज कम थी, उसने ट्रेड पे काम किया, तो उसने ऑक्टेव पे काम नहीं किया। देखिए आप, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने क्या किया, इसने ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब 8, मैंने आपको बताया डुप्लेट, ऑक्टेव, ट्रेड, इस तरह से मैं बात कर रहा था 5 सेकंड पहले, तो ऑक्टेव का मतलब 8। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं, हमने तुझसे आपने नाम पढ़ा है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसने किया क्या था, इसका कारनामा क्या था, और क्या ये आगे चल पाया नहीं चल पाया, इसकी कोई गलती थी या नहीं थी, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, होपफुली आपको मेरे आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये मेरा टॉपिक है अभी, सेकंड टॉपिक, जिसमें न्यूलैंड नाम का साइंटिस्ट है जिसने ये डिस्कवरी की है। और उसने क्या डिस्कवर किया, उसने सिर्फ क्या किया, सबसे पहले अरेंज किया एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले उस वक्त तक जितने एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके थे, मैं रिपीट कर रहा हूं कि उस वक्त तक, यानी न्यूलैंड्स के टाइम पीरियड तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, न्यूलैंड ने उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ उसने अरेंज किया। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर किस पैटर्न के जरिए, एटॉमिक वेट के लिहाज से, एटॉमिक नंबर के लिहाज से, तो उसने एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज किया। इसका मतलब मैं पॉइंट पहले लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट जो डिस्कवर हो चुके थे, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, कुछ भी कर लें आप, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एक ही बात कर रहा हूं इधर मैं। सबसे पहला कारनामा ये किया उसने न्यूलैंड ने, ही फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। जब वो कर चुका अरेंज, उसके बाद उसने योग जब किया, आइए मैं अरेंज करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, अरेंज उसने यूं किया, देखते जाइएगा, अच्छा मैं मिटा दूं ताकि बोर्ड क्लियर हो जाए आपको। देखिए उसने ये काम किया, उसने कहा 7 क्या कहते हैं, जितने एलिमेंट है उसको उसने अरेंज किया, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, उसने इनको अरेंज कर दिया। किस हिसाब से अरेंज किया उसने, एटॉमिक वेट के लिहाज से। अगर मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछूं तो एटॉमिक वेट आपको पता ही होगा, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है, 7, फिर 9, फिर 11, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 19, फिर 23, 24, 27 करते करते आखिर में 35.5 तक मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। तो मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में आपके सामने। कैसे असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से स्टार्ट हुआ, 7 से स्टार्ट किया मैंने, और कहां तक गया मैं, 35.5 तक गया। मैंने अपने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट पे अरेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब उसने क्या पहला स्टेप हमने कर दिया, फिर उसने कहा अच्छा जो मैं लाइनें बना रहा हूं, रॉज में मैंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, ये बेसिकली एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है, न्यूलैंड्स की एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी जब स्टेटमेंट आएगी तो हमें लिखना क्या होगा, हम सिर्फ लिखेंगे न्यूलैंड अरेंज्ड या ही अरेंज्ड द एलिमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट एंड देन ही ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इन्वर्ट कहाँ बनाने। और देखिए बेटा जब भी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, खासतौर पर सेकंड केमिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो काइंडली अपने पास बुक साथ रखें। ठीक है, नोट्स हो आपके पास ना हो, लेकिन बुक आपके पास लाजमी होनी चाहिए। बुक के साथ साथ जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को आपने बुक में खोल के रखना है अपने पास, चाहे आप घर में बैठे हैं कहीं भी क्लास ले रहे हो। ठीक है, आपके पास बुक ओपन होनी चाहिए और आपके हाथ में हाईलाइटर होना चाहिए।
ठीक है, ये देखिए मैं आपकी क्लास बोर्ड पे ले रहा हूं, लेकिन मैंने स्टिल अपने पास हाइलाइटर रखा हुआ है। ठीक है, हाइलाइटर का मतलब क्या है कि जहां भी कोई इंपॉर्टेंट बात आएगी तो आपने मार्क करनी है। मैं आज आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, और जब आप बुक पढ़ रहे हो ड्यूरिंग द लेक्चर तो आप हर ऐसी चीज को जो आपको अच्छी लगे उसको आप हाईलाइट करें, वो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अच्छा आगे की चलते हैं इसको कि उसने सबसे पहले क्या किया, अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को। फिर वो ये कहता है कि ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन। ठीक है, ये उसने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन। इससे क्या मतलब है कि अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की, जिसका नंबर 8 होगा, हर 8वें नंबर के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है। किससे? फर्स्ट वाले से, जिसका फर्स्ट नंबर है और जिसका 8 नंबर है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में सेम होंगी। अब आप बोलेंगे सर कैसे, आप क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही बात बिल्कुल भी कि क्या लॉ था, क्या चला गया। ठीक है, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए मैंने पहले इसकी एग्जांपल बना दी पूरी बोर्ड के ऊपर। अब आपको समझाऊंगा कि वो कहना क्या चाह रहा था। वो ये कह रहा था कि आप इस पूरे जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, आप किसी को भी नंबर 1 कहें। ये देखें, मैं कहता हूं, चले मैं कहता हूं कार्बन को नंबर 1। मैंने कहा कार्बन इज द नंबर 1 एलिमेंट मेरे लिए। 1 इसको कहा मैंने, अब काउंटिंग स्टार्ट करें, जहां पे 8 आएगा, 8 जिसका 8 नंबर होगा उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट, जिसको आपने 1 नंबर दिया। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 कार्बन था, 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख रहे हैं 8 कहां पे आया, 8 आया सिलिकॉन पर। तो उसने कहा जिस एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी पहले वाले से, जिसका नंबर 1 होगा। तो आप देखिए कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सिमिलर है। और आज अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिए कार्बन और सिलिकॉन भाई भाई हैं, वो एक ही ग्रुप में आते हैं। आज भी आप अपनी बुक उठा के देख लेंगे तो आज भी एक ही ग्रुप में आपको दिखेंगे, जिसका नाम है ग्रुप नंबर 4, विच इज नोन एज कार्बन फैमिली। ठीक है, इसी तरीके से अगर बच्चा बोलता है सर आपने कार्बन को नंबर 1 दिया, मैं चाहता हूं कि मैं फ्लोरीन को नंबर 1 दूं, तो आइए देते। आप कहते हैं कि सर मैं फ्लोरीन को नंबर 1 कहता हूं, तो आइए गिने। 1 इज फ्लोरीन, देन विच इज 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज सिमिलर किससे होंगी, क्लोरीन से होंगी। और आज तक फ्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ हैं और हेलोजेंस ग्रुप में पाए जाते हैं, सेम ग्रुप के अंदर, चाहे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों ना हो, वो सेम ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली न्यूलैंड हमसे कहना चाह रहा था। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं न्यूलैंड का लॉ। तो उसने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज ऑल एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses या atomic weight. Then we observe that the properties of every 8 element, properties of every 8 element were similar to those of the first one. जिसका पहला नंबर है उसका 8वां नंबर है, दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी। ये लॉ कह के न्यूलैंड्स का काम खत्म हो गया। देखिए न्यूलैंड की मैंने स्टेटमेंट बता दिया आपको, और न्यूलैंड की एग्जांपल ये बनानी होगी, आपने पूरी 2 रोज बनानी होगी ऐसे ही। ठीक है, और नीचे लिखना पड़ेगा आपको कि फॉर एग्जांपल इफ वी सेड दैट कार्बन इज द फर्स्ट एलिमेंट, देन इफ वी काउंट इन असेंडिंग ऑर्डर वाइज, देन सिलिकॉन विल गेट द 8th नंबर। हेंस देयरफॉर सिलिकॉन एंड कार्बन हैज द सेम प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ सवाल है तो काइंडली जल्दी से पूछ लें। चलिए, मैं एक सवाल की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि एक सवाल मेरे पास आने वाला है या आएगा किसी स्टूडेंट की तरफ से। वो सवाल शायद नहीं आ पा रहा, लेकिन आना जरूर चाहिए वो सवाल। ठीक है, मैं वेट करता हूं 1 मिनट तक के लिए कि आप वो सवाल मुझसे पूछें और फिर उसको जवाब देके आपको न्यूलैंड लॉ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अच्छा कोई सवाल नहीं इसका मतलब आप लोगों को। चले आगे आगे बढ़ते लेक्चर को। देखिए न्यूलैंड ने अपना लॉ दे दिया, स्टेटमेंट दे दी, और हमने यकीन भी कर लिया कि ठीक है, उसने सही कहा कि कार्बन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करती है। लिथियम को अगर 1 कहूंगा तो सोडियम पे 8 आएगा, ये भी ठीक है। बेरिलियम को अगर 1 कहूंगा तो मैग्नीशियम पे 8 आएगा, वो भी ठीक है। बोरोन को अगर 1 कहूंगा तो एल्युमिनियम पे 8 आएगा, वो भी ठीक है। ये तमाम चीजें ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए तब तक ये सब चीजें ठीक थी। लेकिन अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि सबसे बड़ा जो डिफॉल्ट था, सबसे बड़ा जो फॉल्ट था न्यूलैंड्स का, वो क्या था?
या ऐसी क्या चीज हुई कि न्यूलैंड जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, न्यूलैंड जो है बेसिकली वो अब नहीं फॉलो हो सकता, यानी जो उसने स्टेटमेंट दी थी ना बेटा, वो फॉलो अब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर एक बच्चा बहुत ध्यान से बोर्ड पे देख रहा है, जिसको मैंने पूरा टेबल लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो अगर गौर से देखेगा तो उसको नजर आएगा कि सर ने सारी चीजें लिखी हैं, सर ने नोबल गैसेस नहीं लिखी। फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, ठीक है बेटा, फ्लोरीन के बाद आता है आर्गॉन। तो बच्चे को ये कहना चाहिए था कि सर जब आप ये असेंडिंग ऑर्डर में फिल कर रहे थे तो आप नियॉन को क्यों भूल गए और आप आर्गॉन को क्यों भूल गए। ये सवाल मैं चाहता हूं कि बच्चा मुझसे करे कि सर नियॉन भी तो आएगा और आर्गॉन भी तो आएगा, ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं आपको इसका हल बता रहा हूँ क्या इसकी बेसिकली पीछे वजह थी। बेटा जब न्यूलैंड ने अपना लॉ किया था और न्यूलैंड के डिसएडवांटेज में बात क्लियरली लिखी हुई, तो आपसे पूछे कि व्हाट इज द बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो सबसे पहला रीजन ये होता है कि न्यूलैंड बेचारे ने अपना लॉ दे दिया, उस वक्त तक नोबल गैस दरियाफ्त नहीं हुई थी, किसी को नहीं पता था कि नोबल गैस निकलेंगी, और नोबल गैस अगर निकलेंगी तो नियॉन आएगी, और नियॉन जो है फ्लोरीन और सोडियम के बीच में आ जाएगी, उसको नहीं पता था। ठीक है, अगर उसे पता होता, अगर न्यूलैंड को ये पता होता कि हाँ नोबल गैस है और यहाँ पे आती है, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में चलूंगा तो फ्लोरीन के बाद नियॉन आएगी और नियॉन के बाद सोडियम आएगा, तो कभी भी न्यूलैंड अपने लॉ के अंदर ये ना लिखता कि एवरी एट एलिमेंट इज हैज अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। क्योंकि अगर देखें मैं इधर नोबल गैस रखता हूं, देखें मिटा रहा हूं वापस से, मैं क्लोरीन को मिटा रहा हूं और मैं यहाँ पे सिलिकॉन को मिटा रहा हूं। अब देखें अगर न्यूलैंड ने ये कह दिया था कि एवरी एट एलिमेंट हैज अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट, मैं वन कहता हूं फ्लोरीन को, मैंने वन कहा फ्लोरीन को, और अब अज्यूम कर लें कि नोबल गैस दरियाफ्त हो चुकी है, तो अब अगर आप काउंटिंग करें तो 1 2 किस पे जाएगा, नियॉन पे, 3 4 5 6 7 8, तो बेटा अब मेरे पास 8 किस पे आएगा, सल्फर पे आएगा। 1 किस पे आया था, फ्लोरीन पे आया था, 8 किस पे आया, सल्फर पे आया। तो जो उसने कह के चला गया, जो न्यूलैंड कह के चला गया था, क्या कहा था उसने, एवरी 8 एलिमेंट, 8 तो यही हुआ, 8 एलिमेंट तो सल्फर हुआ। अब क्योंकि आप नोबल गैस दरियाफ्त हो चुकी है, डिस्कवर हो चुकी है, अगर 8 एलिमेंट न्यूलैंड ने कहा कि 8 की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर होगी, तो फ्लोरीन का दूर दूर तक सल्फर से कोई वास्ता नहीं है। अगर सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से बिलोंग करता है। तो बेसिकली आप ये समझ चुके होंगे अब कि नोबल गैस के डिस्कवर होने के बाद, नोबल गैस के डिस्कवर होने के बाद न्यूलैंड का जो लॉ था, यदि एवरी एट एलिमेंट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ दोज ऑफ द फर्स्ट वन, वो डिस्कार्ड हो गया, यानी उसका यूज नहीं रहा। यानी अगर इसको अपना लॉ वापस से चेंज करना होगा तो उसको एवरी 8 में एवरी 9 बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 9 नंबर पे आएगा क्लोरीन, 8 में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास नोबल गैस डिस्कवर हो चुकी है। तो याद रखिएगा जब भी आप न्यूलैंड के लिए एग्जाम्पल लिखेंगे तो न्यूलैंड में आपने नियॉन और आर्गॉन को नहीं बनाना, क्योंकि न्यूलैंड के टाइम तक हमारे पास नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। अगर आप बुक में देखें तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हेडिंग लगी हुई है। अगर आप बुक पेज नंबर 2 पे आए तो लिखा हुआ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव के फायदे क्या, नुकसान क्या है। पहले फायदे नुकसान की बात कर ली मैंने, डिसएडवांटेज की बात कर ली मैंने आपको। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 3 पर है, लेकिन पहले एडवांटेज की बात भी कर ली जाए। न्यूलैंड पहला केमिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल की सीरीज जब फॉलो हो रही थी तो उसमें पहली दफा उसने टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। टेबुलर फॉर्म का मतलब टेबल की शक्ल, देखिए यहाँ पे टेबल की शक्ल लग रही है आपको, ठीक है, और उसने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी कि बेसिकली हम कैसे प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी उसने ग्रुप की सूरत दी थी। एक ग्रुप बने हुए आपके सामने, तो बेसिकली न्यूलैंड के फायदे भी थे, 2 फायदे आपका बुक पे स्टडी किए गए कि न्यूलैंड वो पहला साइंटिस्ट था या पहला केमिस्ट था जिसकी वजह से जिसने क्या प्रोवाइड किया, प्रोवाइड द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसने बताया था कि जिन जिन की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी उसे हम एक ग्रुप में रखेंगे। ये ग्रुप है, वर्टिकल कॉलम इज अ ग्रुप, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, एक वर्टिकल कॉलम एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आज भी आपके पास पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल है, उसके अंदर भी आपके पास देखिए वर्टिकल कॉलम बने हुए, और आज तक लिथियम और सोडियम एक ग्रुप के अंदर है, बेरिलियम मैग्नीशियम एक ग्रुप के अंदर है। तो आप देखेंगे न्यूलैंड ने डोविजन जो ट्रेड दिया था, 3 एलिमेंट दिए थे, टेबुलर फॉर्म नहीं बनाई थी डोविजन ने, न्यूलैंड ने फर्स्ट टाइम टेबुलर फॉर्म भी दिया हमें
और न्यूलैंड ने हमें बेसिस भी बताई कि किस तरह से हम एलिमेंट को ग्रुप में अरेंज करेंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को। ठीक है, ये दो फायदे हैं, बुक में भी लिखे हैं, आप बुक से रीड आउट कर सकते हैं। और नुकसान क्या है, अगर आप नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि दिस पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये हुआ बेचारे का न्यूलैंड का कि उसके वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, बिकॉज दे वर नॉट डिस्कवर्ड देन and the heavy element could also not be accommodated। और न्यूलैंड का दूसरा नुकसान ये था कि इसने हैवी मेटल का मतलब जैसे कि गोल्ड, कॉपर, जिंक, सिल्वर, हैवी मेटल्स को भी वो अकोमोडेट नहीं कर सका था। कौन? न्यूलैंड। तो इस तरह न्यूलैंड के दो एडवांटेज पड़े, न्यूलैंड के दो डिसएडवांटेज पड़े। ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उसका था नोबल गैस का, क्योंकि नोबल गैस जैसे ही डिस्कवर हुई उसका पूरे का पूरा लॉ जो है वो धरे का धरा रह गया, यानी उसकी जो स्टेटमेंट थी कि एवरी ईच एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट, वो गलत साबित हो गई। ठीक है, ठीक है। अब वापस से मैं और चीज रिपीट करूंगा कि क्या न्यूलैंड की गलती थी इसमें, क्या न्यूलैंड ने नहीं सर्च आउट किया इन चीजों को? बिल्कुल किया। उसने अपने टाइम तक जो स्टेटमेंट दी बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसके टाइम तक नोबल गैस दरियाफ्त नहीं हुई थी। और अगर नोबल गैस की डिस्कवरी से पहले अगर हम देखते हैं तो उसकी तमाम बातें बिल्कुल सही है और सच साबित हुई, लेकिन डिस्कवरी के बाद जब न्यूलैंड अपना लॉ पास कर चुका, डिस्कवरी के बाद जब लॉ को वापस डिस्कस किया गया तो वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था। लेकिन उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है हमारे कोर्स में, इसलिए चूंकि केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट का, और ये पीरियोडिक लॉ क्लासिफिकेशन में पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमने दो टॉपिक आज खत्म कर लिए हैं। किसी बच्चे को कोई सवाल है तो वो काइंडली चैट बॉक्स में पूछ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे और लास्ट क्लास में हम ये 2 टॉपिक खत्म करके 3 क्लास में हमारा चैप्टर 1 वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को सवाल है काइंडली चैट बॉक्स में कर ले, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। ठीक है, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज? तो काइंडली केमिस्ट्री क्लास में सोया ना करें, जाग जाया करें और बिल्कुल जो है वो एक्टिव होकर क्लास लिया करें। ठीक है, आई थिंक किसी बच्चे को कोई सवाल नहीं है। ठीक है, आप लोगों को सवाल नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इस चैप्टर खत्म हो जाने के बाद मैं आपसे जरूर एक क्विज सेशन रखूंगा और आपसे सवाल करूंगा, और हो सके तो आपसे एक ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। एमसीक्यूज बेस्ड होगा या कुछ भी हो सकता है, क्विज बेस्ड हो सकता है, ऑनलाइन सेशन वो आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो आजकल चल रही है केमिस्ट्री की बेसिक्स है, तो आपने इसको लाजमी अपने साथ साथ हमें हमारे देखते रहना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।